Hello everyone. Today we will discuss chapter 6 class 9 NCERT math and the topic is lines and angles। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, है ना। और इसमें इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जितने चाहो उतने कर लो, जितनी भी एक्स्ट्रा वीडियो बना सकते हैं। चलिए तो पहले कुछ बातें हम आपको बेसिक बता देते हैं, 10-15 मिनट का वीडियो करीब बेसिक पर। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, है ना। ज़्यादातर चीज़ आप जानते हो, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो, सबसे पहले तो बात आती है पॉइंट। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये सब जानते हैं, बस ओरली समझा देता हूं। पॉइंट क्या होता है? अ डॉट, किसके में डॉट है ना, बस सिंपल सा। अ डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट हैज नो थिकनेस, नो लेंथ, नो ब्रेथ। पॉइंट की कोई मोटाई, लंबाई, चौड़ाई नहीं होती है ना, बस एक डॉट लगाया, उसे बोलते हैं हम पॉइंट। अब पॉइंट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कुछ शब्द की कोलोनियर, नॉन कोलोनियर पॉइंट्स। तो कोलोनियर पॉइंट्स बताते क्या होते हैं, क्या होते बताओ? सही सोच रहे, बिल्कुल। देखो, कोलोनी पॉइंट्स क्या होंगे? पॉइंट्स है यानी कि एक से दिखोगे, वन गलत बोल गया, 2 और मोर देन 2, या तो 2 पॉइंट हो या मोर देन 2। कैसे पॉइंट हो? इन पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती हो, और दूसरे शब्दों में सारे के सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर हो, तो ये कहलाते हैं कोलोनियर। जब कोलोनियर समझ में आ गया तो आपको नॉन कोलोनियर भी समझ में आ गया। क्या? ऐसे मोर देन 2 पॉइंट तो हमेशा कोलोनियर होंगे। 2 पॉइंट तो दो लाइन से खींच सकते हो, है ना, दोनों पॉइंट को मिला सकते हैं। क्योंकि 5 चैप्टर, हाँ बताना भूलिए, 5 चैप्टर आपका सीबीएसई ने हटा दिया क्योंकि लॉकडाउन था, तो सिलेबस से हटा दिया गया, और वो ज़्यादा खास था नहीं, यूक्लिड ज्योमेट्री था वो ना। तो वो मैंने 4 तक तो पहले कर चुका हूँ, तो अब 6 चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। उसमें भी 5 चैप्टर में एग्जाम्स वगैरह थे, उसमें यही था कि 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट से एक और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। 2 पॉइंट है, उससे मुझे ध्यान है यूक्लिड ज्योमेट्री की, है ना। तो वो 5 चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है इस साल, नेक्स्ट ईयर देखी जाएगी। तो इस साल मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया, नेक्स्ट ईयर देखेंगे जो भी होगा। अब नॉन कोलिनियर के होते हैं, तो समझिए 3 ऐसे पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, अब किसी 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन तीनों से नहीं जा रही है ना। जी जरूरी है तीनों, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, है ना, समझ में आ गया। जिसके होकर एक स्ट्रेट लाइन नहीं जाती हो, वो कहलाते हैं नॉन कोलोनियर। ओके, अब जल्दी से फटाफट थोड़ा सा एंगल के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि एंगल भी आप लोग जानते हो। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल को हम मैथ्स में थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपने सुना ही है ना। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इतनी में ही डेफिनेशन हो गई। थीटा मतलब एंगल है, 0 डिग्री से बड़ा ही ग्रेटर है, और लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट के बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो बस समझ गए, एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, है ना। ऐसी ओरली थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल सही सोच रहे हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एन एंगल विच इज लेस देन 180 डिग्री इक्वल भी नहीं होगा, इक्वल गलत लगा दिया ना, इक्वल गलत लगा दिया, लेस देन ही है, एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे 100 डिग्री, 110, 135, 179, इट इज आल्सो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल कह देते हैं, वैसे कायदे से क्या नाम है इसका? ओनली स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल, या अगर कोई पूछ ले स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब जिसमें एक सिंगल लाइन बन जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए, वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। इससे बना है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल में था 90 डिग्री के इक्वल, तो राइट एंगल और 180 डिग्री बनेगा, तो वो स्ट्रेट एंगल। ओके, अब क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, जिन्होंने सही सोचा है। क्या? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो, यानी ग्रेटर हो, और 360 डिग्री से छोटा हो, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। एक शब्द और कंप्लीट एंगल सुना होगा शायद, है ना।
वो होता है 360 डिग्री का, यानी कि सर्किल जो बनता है ये अगर हम पूरा घुमा के गोल करके बनाए तो ये 360 एंगल हो जाता है, ठीक है ना। जो सर्किल का एंगल होता है 360, तो ये कहलाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा? एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। रिफ्लेक्स समझ में आ गया? 180 से ग्रेटर होगा, 360 से स्मॉलर होगा। अब रिफ्लेक्स एंगल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कैसे करते हैं, कोई पूछेगा फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 35 या 30 डिग्री, तो जिस एंगल का भी हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया? 330 डिग्री, यानी कि 330 डिग्री इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री। बात समझ में आ गई है ना। जो भी एंगल हम के 100 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो 360 जैसे होता है, क्या बताएं, देखो ये एंगल बनाया, इसके बाहर का ये होता है रिफ्लेक्स इस एंगल का, तो ये टोटल कितना होता है 360, तो जो भी है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इतना हटा दो, बचेगा रिफ्लेक्स, तो 360 माइनस गिवन एंगल इज द इक्वल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दैट एंगल, उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल के इक्वल। यहां तक क्लियर? अब जो चीज आ रही है उन्हें और ध्यान से समझना, ये तो आप लोग सब जानते थे है ना। अब हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो, हालांकि ये 7th 8th में भी पढ़ा है, 8th 9th में पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि अब यहां से आपकी जो नई एक्सरसाइज शुरू होगी उसमें यूज होना शुरू हो जाएगा। तो अभी दो एंगल जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, अभी कोई एक एंगल नहीं है, ये क्या पेयर होगा, टू एंगल्स का, अभी बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल TR है ना, कॉम्प्लीमेंट जी में समझना भाई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें क्या दो ऐसे एंगल होंगे, कैसे? देखो एक एंगल ये है जिसकी वैल्यू 60 डिग्री और एक एंगल और दे रखा है 30, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल कब होंगे? इफ सम इज इक्वल 90 डिग्री। ओके, समझ में आ गया? तो क्या होगा? टू एंगल्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल 90 डिग्री, या 90 डिग्री ऊपर आया था क्या बोल देते हैं? राइट एंगल, या देयर सम इज इक्वल टू वन राइट एंगल। 90 डिग्री को हम वन राइट एंगल या ओनली राइट एंगल बोल देते हैं। ओके, क्लियर? जब सप्लीमेंट्री पढ़ा है तो अब उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, सप्लीमेंट्री। TARY सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें भी टू एंगल्स का पेयर होगा, और कैसा होगा? इस टाइप का होगा कि एक एंगल अगर 110 है तो दूसरा एंगल इतना होगा, जिससे कि इनका सम कितना आया? 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल विल बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज इक्वल 180 डिग्री, या 180 को हम क्या बोल सकते हैं? टू राइट एंगल। ये डेफिनेशन में हो सकता है, किसी ने पूछ लिया कि टू राइट एंगल, तो वही मतलब है, 180 का मतलब टू राइट एंगल, टू राइट एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया? दो एंगल, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, और इन अदर वर्ड वी कैन से वन राइट एंगल, मतलब उनका सम वन राइट एंगल के इक्वल हो। सप्लीमेंट्री, टू एंगल विल बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। मतलब क्या है? अगर कोई एंगल हमें दे रखा है, एक एंगल दे रखा है 130 डिग्री और दे रखा है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इफ वन इज 130 डिग्री तो फाइंड द अदर। तो क्या होता था? अदर मान लो x है, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो दोनों एंगल का सम क्या होता है? 180, तो अदर कैसे निकालेंगे? 180 में से जो एंगल दे रखा है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अदर्स एंगल्स निकल आएगा, 50 डिग्री आ गया। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री में बन जाते सवाल कि वन एंगल इज 45 नहीं 60 डिग्री, 60 नहीं ले रहा, 65 डिग्री, तो फाइंड द अदर एंगल। मान लो अदर x है तो 65 प्लस एक्स, क्योंकि क्या है? बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस 60, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 30 डिग्री, यानी कि जो अदर एंगल है, या दूसरे शब्दों में 30 डिग्री वाला गलत, ये 65 लिखना था, 65 है ना, तो ये क्या हुआ? 25, ये 65 था ना। तो दूसरे शब्दों में क्या हुआ कि 25 इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 65, या 65 इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 25। ये बात समझ में आ गई? अब हम टू लाइंस लेंगे,
अगर इसको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे तो देखते हैं क्या होगा। और यहां से आप अच्छे से समझना शुरू करना, कॉम्प्लीमेंट्री से ही है ना, ये सब यूज होने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में। चलिए करते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले भी दो तीन चीज और है, वो और बात कर दूं कि एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट्स, ये तीन और चीज बता दूं, उसके बाद हम लाइन वाली जो बात कर रहे थे वो करेंगे। अब आता है ये एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल होते क्या है, पहले मैं फिगर बता देता हूं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन, और इसको अच्छे से समझना। दो एंगल दे रखे हमें, कौन कौन से, एक ये वाला एंगल और एक एंगल को लिखना जानते हो, डी बी सी, और एक ए बी डी बोले क्या है, डी बी ए। और एंगल क्या होते हैं, दो रे या आर्म से मिलकर बनते हैं। तो रे को हम कायदे से एरो लगाना चाहिए, है ना, लेकिन क्या हुआ है, आगे हम भी सवाल करेंगे तो ऐसे करके छोड़ देंगे, है ना। तो लेकिन कायदे से एंगल है, तो देखा होगा बुक्स वगैरह में एंगल हमेशा ऐसे बना होगा, क्योंकि एंगल क्या होता है, टू रे जहां मीट होती हैं वो वर्टेक्स कहलाता है एंगल का, और बीच का एरिया एंगल बनता है। और रे क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो और एंडिंग पॉइंट ना मालूम, इसलिए जहां तक जारी है उसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग एरो लगाना भूल जाते हैं, हम भी नहीं लगाते, सही बताएं, है ना, जब बनाएंगे तो नहीं लगाएंगे। लेकिन एंगल को तो अंडरस्टूड है, ये रे है ना, या आर्म्स जिसे बोलते हैं। अब बात चली थी एडजेसेंट एंगल की। ये दो एंगल एडजेसेंट हैं। अब ये होते क्या है, तो पहले ये समझ लो, है ना, मैं लिख नहीं रहा, आप ध्यान से सुनना। अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बिल्कुल बाकायदा लिख के आप लोगों को लिए एक वीडियो बना दूंगा। अब एडजेसेंट एंगल होता क्या है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट। इसमें वैसे कौन कौन से, पहले मैं लिख देता हूं, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है। अब पहले मैंने लिख दिया, अब मैं समझाता हूं, समझो क्या होता है। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ बोथ हैव सेम वर्टेक्स या कॉमन वर्टेक्स, यानी कि इसका वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर दो आर्म्स मिलती हैं। जैसे एंगल है, एंगल के आर्म जो मिली वर्टेक्स है। अब यहां देखो सेम वर्टेक्स है, ए बी सी में बी वर्टेक्स है, डी बी सी में बी वर्टेक्स है, वर्टेक्स सेम हो गया, है ना। वन आर्म्स इज कॉमन, एंगल हमेशा टू आर्म्स से या टू रे से मिलता है, तो उनमें से एक आर्म्स कॉमन होने चाहिए, यानी कि दोनों एंगल्स में होने चाहिए। तो मैं शॉर्ट्स में लिख दे रहा हूं, देखो वर्टेक्स तो बी सेम है, और आर्म्स कौन सी कॉमन है, ये डीबी। देखो डीबी क्या है, इस वाले एंगल में भी है और डीबी इसमें भी है, तो ये कॉमन आर्म्स हो गई। और क्या है, अदर्स आर्म, अदर से मतलब एंगल हमेशा टू आर्म्स से बनता है, तो एक आर्म्स तो कॉमन हो गई। अब अदर जो बची, ऊपर वाले एंगल की कौन सी आर्म बची, ए बी, और नीचे वाले आर्म्स बी डी तो आ चुकी, कौन सी बची, बी सी। तो ये जो अदर्स आर्म है, कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड्स होने चाहिए। अपोजिट साइड से मतलब क्या है, ये कॉमन आर्म्स है, तो अगर एक आर्म्स ऊपर है तो दूसरे एंगल की नीचे, अगर दूसरे एंगल की वहीं होती तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो क्या क्या है, सबसे पहले वर्टेक्स सेम होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए। दूसरा, दो आर्म्स होते हैं, उन दो आर्म में से एक आर्म्स कॉमन होने चाहिए, जो कि इसमें है डीबी। और जो एंगल्स की बाकी दो आर्म बची हैं, इस कॉमन आर्म्स के अपोजिट, अगर एक ऊपर होगी उसके तो एक नीचे होगी, या अगर एक लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो दूसरी राइट हैंड साइड में। ऐसा नहीं होगा कि ये कॉमन आर्म्स है दोनों ऊपर, मतलब ऐसे फिगर तो बन जाएगी तो, लेकिन वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। बात क्लियर। तो एडजेसेंट एंगल की बात समझ में आ गई। सबसे पहला वर्टेक्स सेम होना चाहिए, दूसरा एक आर्म्स कॉमन होनी चाहिए, एंगल में दो ही आर्म्स होती हैं, एक तो कॉमन होगी, बची दूसरी आर्म्स, जो दोनों एंगल्स की दूसरी आर्म है वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड्स होगी, एक अगर लेफ्ट हैंड साइड तो दूसरी राइट हैंड साइड, या एक अगर कॉमन आर्म्स के ऊपर है तो दूसरी नीचे। जैसे तो क्या माने, लेफ्ट भी कह सकते हो आप, चलो ऊपर समझ, तो एक ऊपर है तो एक इसके नीचे। वैसे अगर देखो तो इसकी ये लेफ्ट है और ये इसके राइट हैंड की तरफ है। बात समझ में आ गया, एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर। अभी देखते रहना, इनमें हम कंपेयर भी करेंगे। लीनियर पेयर ये अच्छे से समझना है ना। अगर ये आर लग गया, मैं लास्ट की स्पेलिंग अक्सर भूल जाता हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। अगर हो सकता है ऊपर भी कहीं भूल जाऊं तो अपनी तरफ से लगाना, जल्दी जल्दी मन पता नहीं क्या आदत पड़ गई, मेरे मन में पड़ जाता हूं, लिखना भूल जाता हूं। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब ये लीनियर पेयर्स एंगल्स क्या होते हैं, सुनो। पहले मैं फिगर,
ये ए, एंगल बी, सी, डी कहीं भी लिखूँ, सी यहाँ दे देता हूँ, चलो यहाँ डी दे देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं है। तो पहले मैं लिख दूँ, एक वाला पेयर और ये वाला पेयर लीनियर पेयर है, ए बी सी एंड एंगल डी बी सी। देखो लीनियर पेयर एक तरीके से एक तो समझ लो टू एंगल्स जिनका सम 180 होता है वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल देते हैं लीनियर पेयर्स पूछो कि सर टू एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री हो तो वो लीनियर पेयर्स। तो चलो मान लें बात सही है उनकी। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी हम कहते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। तो ये डेफिनेशन गलत है कि दो एंगल का सम 180 हो तो वो लीनियर पेयर होते हैं। गलत, एकदम गलत। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं ये समझ लो। टू देखो बिल्कुल सेम है, एडजेसेंट एंगल की तरह है। देखो एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल और एडजेसेंट एंगल एक ही बात हो जाएगी। लीनियर पेयर एंगल एडजेसेंट एंगल भी होते हैं, अंतर है दोनों में लेकिन बताएंगे। चलो पहले डिस्कस करते हैं लीनियर पेयर क्या होते हैं। टू एंगल्स लीनियर पेयर होंगे इफ बोथ है सेम वर्टेक्स। कौन कौन से? देखो वर्टेक्स सेम है, मैं यहां लिख रहा हूं शॉर्ट में, बी फॉर वर्टेक्स। कौन कौन से एंगल का? एबीसी और डीबीसी की बात चल रही है, सेम वर्टेक्स है। हमने अभी ऊपर भी लिखवाया था किसमें? एडजेसेंट एंगल्स में सेम वर्टेक्स होता है, सेम चीज इसमें आ रही है। अब वन कॉमन आर्म्स, एक आर्म्स कॉमन होगी दोनों में। देखो बी डी कॉमन है, बी डी इस वाले एंगल में भी आ रही है, बी डी इसमें भी आ रही है। ऐसे ऊपर था कि वंस है कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म थी। उसमें क्या था? अपोजिट साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। इसमें भी अपोजिट साइड्स होता है लेकिन एग्जैक्ट अपोजिट। अब ये एग्जैक्ट अपोजिट से मतलब ठीक अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि 180 की डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? देखो जिससे अपोजिट साइड, ये ऊपर है ये नीचे, या ये मान लो कोई है इसके लेफ्ट है एंगल के और ये इसके राइट है। और एग्जैक्ट का होता है जस्ट पीछे, जस्ट पीछे का मतलब हम कहिए इसके जस्ट पीछे क्या होगी? ये डायरेक्शन क्या होता है? इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट। तो 180 डिग्री पर, समझ में आ गया? तो ये इधर आ गया। तो यानी कि इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन के बीच में कैसा एंगल होगा? 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? अब जरा देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल है। बिल्कुल है, क्यों? देखो एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन दी, बोथ है कॉमन वर्टेक्स रख रहा है, वन कॉमन आर्म्स रख रहा है। और क्या थी? जो अपोजिट जो रह गई अदर आर्म्स, इसके अपोजिट होगी, एक इसके लेफ्ट है तो एक इसके राइट है। लेकिन ये इसके कौन सा? एडजेसेंट एंगल इज नॉट अ लीनियर पेयर। क्यों? बी डी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो है ए बी सी बी के जस्ट अपोजिट नहीं, जस्ट अपोजिट मतलब इसके साथ 180 डिग्री का एंगल बनाती है। बात समझ में आ गया? तो एडजेसेंट एंगल इज नॉट अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बट लीनियर पेयर एंगल्स इज अ एडजेसेंट एंगल। तो जो 180 डिग्री बोलते हैं तो इन दोनों का एंगल का सम 180 तो होता ही है। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, सॉरी साइड्स है, जो आर्म्स है, इसके जस्ट अपोजिट्स है ना? तो समझ में आ गया? देखो अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर कहीं भी कोई एंगल खींच दो तो दो एंगल, सॉरी लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे? लीनियर पेयर, और साथ ही साथ एडजेसेंट भी होंगे। लीनियर पेयर्स is also a adjacent angle but adjacent angle is not a linear pair। हो सकते हैं इसी कंडीशन में जो लीनियर पेयर है। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अब नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आप जानते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बता देते हैं, लेकिन फिर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। कट दिया, किस पॉइंट पर कट कर रही है? यहां पर मान लो एक लाइन एल है, एक एम है, ये उसको ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो ये 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे? ये 4 एंगल बन रहे हैं। तो ये अपोजिट्स एंगल जो होते हैं, इस एंगल के जैसे अपोजिट्स ये हुआ, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यार मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2, और अगर ये 3 है, ये 4, तो एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4। एक और बात, अगर इसमें एक पेयर एक्यूट एंगल है तो दूसरा ऑप्टिज होगा। मतलब क्या? अगर एक 90 डिग्री से कम है तो दूसरा 100% 90 से अधिक होगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये देखो, अगर और से देखें 90 भी लग रहा है, मैं थोड़ा सा और बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं,
तो देखो ये 30 डिग्री और ये कितना होगा वैसे ये बता सकते हो 150। ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर, लाइन्स एंगल में ये करना है हमें, एंगल दिया होगा, ये दे रखा है तो सब बाकी सब निकालना, इस टाइप के सवाल आएंगे। तो अगर ये 30 है तो कितना हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये देखो भी हो गया लीनियर पेयर एंगल है, तो क्या एंगल क्या होगा 150। तो 30 का मतलब एक्यूट एंगल है, तो दूसरा क्या हो गया ऑब्ट्यूज। हमने कहा था पेयर से मतलब ये वर्टिकल इसका कौन सा होगा, इसके सामने वाला ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो एक पेयर कैसा है एक्यूट, दूसरा पेयर हुआ 150 150, क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एक लीनियर एंगल को बढ़ा दें तो दूसरा वर्टिकली अपोजिट्स को बढ़ा दें, दूसरा एंगल क्या होगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर इसको हम 40 कर दें तो कितना हो जाएगा, कितना था 150 140 रह जाएगा, है ना, इस टाइप के। अब इसमें कभी कभी पूछ लेता है क्या वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स, 4 एंगल होते हैं, चारों आपस में इक्वल हो सकते हैं, बताइए सोच के, हो सकते नहीं हो सकते, क्या हुआ, जवाब आया नहीं आया, बिल्कुल हो सकते हैं। कब होंगे, व्हेन बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर जहां सब भी आया तो मतलब वो 90 डिग्री पर कट कर रही है ना। तो चारों वर्टिकल अपोजिट एंगल सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पर हो सकते हैं, व्हेन बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये 90 है तो हमें मालूम है अपोजिट 90 होते ही होता है, और ये भी पता है लीनियर, ये दोनों लीनियर पेयर है, या ये ले लो ऊपर वाला ये 90 है, ये पूरा लीनियर पेयर, तो 180 में से 90 सेपरेट करोगे 90, ये 90 तो ये वर्टिकल अपोजिट 90। तो चारों एंगल इक्वल और एक ही है, वो किसके इक्वल होंगे 90 डिग्री के, किस कंडीशन में, जब बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आज के वीडियो में तो इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा क्योंकि 20 मिनट्स के करीब वीडियो हो चुकी है, तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब बताएंगे जो हम पहले रखे थे। देखो अगर 2 लाइन्स हैं, एक लाइन्स एक दूसरी लाइन्स और एक थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करें, ओके, चलो मैं नाम दे देता हूं, मान लो ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ये लाइन सेगमेंट सी डी है, और ये कोई एल थी इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 8 एंगल बनते हैं, 4 ये रहे 4 ये रहे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसमें कई तरह के एंगल होते हैं, देखो चलो नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो एंगल 1 एंगल 3 तो समझ में आ गया, ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे, 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट्स, 2 4 वर्टिकल अपोजिट्स, 5 7 वर्टिकल अपोजिट्स, 6 8 वर्टिकल अपोजिट्स, ओके। इसमें लीनियर पेयर भी हैं, कौन सी स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, तो कौन सा 1 2 लीनियर पेयर है, 2 3 भी लीनियर पेयर है, 3 4 भी लीनियर पेयर है, और 4 1 भी लीनियर पेयर है ना, ये बात तो क्लियर है। इसी तरह देखो ये स्ट्रेट लाइन हो रही है तो 5 6 लीनियर पेयर है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, 6 7 लीनियर पेयर, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो 7 8 लीनियर पेयर और 8 5 लीनियर पेयर, ठीक। अब मेन चीज मुझे जो बतानी है वो ये है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और अभी कुछ बच्चे मेरी फिगर देखे हो सकता है कुछ कंफ्यूज भी हो गए हों कि अल्टरनेट कहाँ से आ गए इस फिगर में, कि लाइन पैरेलल होने चाहिए। ये भैया किसने कह दी कि लाइन पैरेलल होने चाहिए तभी अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं। हमने देखा, हम पढ़ाते तो आधी क्लास मुंह देखते रहे सर ने क्या बोल दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें। अरे भाई इंटीरियर माने क्या होता है, दोबारा से समझो, ये लाइन की इंटीरियर माना अंदर, है ना, इंटीरियर डेकोरेशन, घर के अंदर का डेकोरेशन, ओके। तो ये लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल हैं, 1 2 3 4 ये हैं, उस फिगर के हिसाब से इसकी नेम है 3 4, ये 5 6। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कौन कौन से, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, बस, ओके। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे इंटीरियर था एक्सटीरियर समझ गए, बाहर के एंगल लाइन के बाहर 1 2 3 4 ये बाहर के हो गए, कौन कौन से हैं, 1 2 7 8 जो मैंने नाम ऊपर दिए थे, तो ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी अल्टरनेट गलत बोल गया, ओनली इंटीरियर एंगल, और ये कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल। अब जरा अल्टरनेट का मतलब समझे, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, आप लोगों की क्लास होती है अल्टरनेट में कैसे, कि साइंस की क्लास है कि बोला
सर ने अल्टरनेट क्लास लेंगे, एक दिन साइंस, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन बायो, मतलब फिजिक्स, साइंस गलत हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ की हमारी ले लो, ठीक है। हमने कहा नहीं भैया ज्योमेट्री बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक ज्योमेट्री भी होती है मैथ्स में छोटी क्लासों में, है ना, अभी 9th में तो कोई बात नहीं है। तो बात समझ, ऐसा अल्टरनेट चलता है। या इंग्लिश है कि ग्रामर पढ़ाएंगे एक दिन और एक दिन छोड़कर लैंग्वेज पढ़ाएंगे, इस तरह से। तो अल्टरनेट का मतलब छोड़ना। तो देखो ये अगर हम पूछें 4 का अल्टरनेट क्या होगा, तो अब आपकी मर्जी, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के चलने की डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये तो था 4, मान लो क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सेम आएगा, बताएंगे दोनों तरफ से। हम क्लॉकवाइज चलने चलिए, तो अल्टरनेट का मतलब छोड़ना, एक छोड़कर, तो इसको छोड़ दो, ये तो इंटीरियर था, ये हुआ, तो इसका इंटीरियर और अल्टरनेट ये होगा। 4 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या हुआ, 6। बात समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं सर एंटी क्लॉकवाइज चेक कराओ, जरा चेक करा देते हैं। अब ऐसे चलेंगे तो 3 छोड़कर क्या है, 6 आया सेम। तो एंगल 4 और एंगल 6 हैं अल्टरनेट इंटीरियर। मैंने इक्वल नहीं बोला अभी तक, इन्हें अपनी तरफ से इक्वल लगा लिया हो, इक्वल नहीं है, केवल अभी तो बात चल रही है कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, फिर मैंने बताया अल्टरनेट, अल्टरनेट कौन समझ गया, सॉरी इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर, अल्टरनेट एक छोड़कर। अब आती है बात 3, तो एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, 5, ये हो गया, बस खत्म। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर, सेम वही चीज। एक्सटीरियर हमने पूछा 1 का अल्टरनेट, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एक छोड़ना हुआ, 1 के बाद क्या रहा 8, एक्सटीरियर छोड़ दो क्या है 7, तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर हुआ 7। एंगल 1 एंड एंगल 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 2 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये बात खत्म। अब कहोगे सर ने पूरी बात नहीं बताई, ये नहीं बताया इक्वल होते हैं कि नहीं होते, अभी बताएंगे। यहां खत्म। हमने अभी ये समझाया था कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। फिर हमने बताया था अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, तो हमने अल्टरनेट भी बताया। हमने ये भी बता दिया कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, 4 का अल्टरनेट 6 ही रहेगा, या 3 का अल्टरनेट 5 ही रहेगा, इंटीरियर है। और सेम एक्सटीरियर, 1 का एक्सटीरियर एंगल 7 ही होगा और 2 का एक्सटीरियर एंगल 8 ही होगा। अब अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर, अगर कह रहा हूं इफ इक्वल हो जाते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 100% ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये पैरेलल तो है नहीं, साफ साफ दिख रही है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो अब दूसरा दोबारा से समझाते हैं। अब तो क्लियर, अब समझ में आ गई कि हाँ सर सही बता रहे हैं। अभी तक तो कुछ सोच रहे होंगे सर ने क्या बता दिया, है ना। बहुत आधे बच्चे कंफ्यूज हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर तो इक्वल ही होंगे। भाई क्यों होंगे, जब ही होंगे जब दोनों लाइन पैरेलल हो। अब दोबारा से समझो, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, ये सब यहीं पर आने वाला है। कभी कभी ये प्रूव करने को आता है कि प्रूव करो कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। हमने मान लिया लाइन एल है, लाइन एम, और पैरेलल लाइन को आपको पता है एक एरो से डिनोटेट करते हैं। अगर 2 एरो लग रहे हैं कहीं पर, तो जहां 2 लग रहे हैं वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इसको कोई नाम दे दिया है। अब ये पैरेलल हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7। अब ये पैरेलल हैं तो 100% अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अब मैंने लिख रहा है ना अल्टरनेट इंटीरियर समझा चुका, तो 3 का कौन सा होगा, अब यहां लिख देता हूं। 3 इक्वल होगा 5, अंदर तो अल्टरनेट शॉर्ट में लिख दूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं होता, केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप लोग नहीं लिखोगे, मैंने काट भी दिया, समझा के ना। अल्टरनेट पूरा लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होंगे, जब ये दोनों लाइन अल्टरनेट इंटीरियर तो हैं, इक्वल कब होंगे, जब L एंड M आर पैरेलल। और कौन सा एंगल होगा, 3 इक्वल टू होगा 5 के और 4 इक्वल टू होगा 6 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। क्लियर। फिर इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, समझ में आ गया है ना। जैसे एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3 के, एंगल 1 एक्सटीरियर है, एक छोड़ दो, 2 छोड़ दिया तो मैं 3 गलत बोल गया, एक्सटीरियर तो यहां आना था, है ना, गलत बोल गया। 1 से 2 छोड़ दिया तो पाएंगे 7, एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 7 के, और एंगल 2 का एक्सटीरियर क्या होगा
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 के, वहां मैंने गलत तो नहीं बता दिया, एक बार मैं देख लूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज खुद ही हो गया, नहीं सही लिखा है, यहाँ तो सही लिखा है 17 है ना, यहाँ तो सही लिखा है 1728। क्लियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल, और बाहर के कौन से हैं, लाइन के बाहर 1 2 7 8, तो 1 का एक छोड़ दिया 2 7 आ गया और 2 का 8। क्लियर, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये इक्वल क्यों लिख दिए, क्योंकि अब इसमें हमें दे रखी है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। एक चीज वहां भी बताना भूल गया, करस्पॉन्डेंस एंगल और भूल गया, करस्पॉन्डेंस भी बोल देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डेंस एंगल क्या होंगे, अगर ये लाइन पैरेलल हैं, अब ये सब पैरेलल की बात चल रही है, इफ एल इज पैरेलल टू एम, पैरेलल है तो इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे, करस्पॉन्डेंस होगा, अल्टरनेट होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर जो है वो वही होगा, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर लाइन पैरेलल है तो ये आपस में इक्वल भी होंगे। तो करस्पॉन्डेंस क्या होता है, देखो दो लाइन पैरेलल है ट्रांसवर्सल, तो लाइन के ऊपर वाला और ट्रांसवर्सल के इस साइड वाला, तो लाइन के ऊपर 5, यहाँ क्या 1, तो 1 इक्वल टू होगा 5 के। इक्वल कब कराऊं, जब लाइन पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के होगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 8, दिखाता हूं। अब ये क्या, लाइन के नीचे वाला और ट्रांसवर्सल के इधर, तो लाइन के नीचे वाला और ट्रांसवर्सल के इस साइड। सेम इधर ऊपर 2 लाइन के साइड, ऊपर 6 लाइन के साइड, तो 2 इक्वल टू 6 के होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, और एक रह गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के। ये चारों आपस में इक्वल नहीं होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के होगा, ठीक है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के होगा, और कौन सा 3 इक्वल टू 7 के हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। बस ये जितना है वो उतना होगा, जितना 4 है उतना ही 8 होगा। ये नहीं कि अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो 5 भी 30, ये भी 30, ये आपस में नहीं है। 1 के इक्वल 5 है, 4 के इक्वल 8 है, 2 के इक्वल 6 है, और 3 के इक्वल 7 है। तो अल्टरनेट इंटीरियर समझ में आ गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल भी समझ में आ गए। ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो। जब अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इस टाइप के सवाल आएंगे, कुछ फिगर दे रखी होगी और प्रूव करा सकता है कि सो डेट एल पैरेलल टू एम। तो कई सारे तरीके हैं, या तो आप एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के प्रूव कर दो, तो लिख दो दीज आर अल्टरनेट एंगल और इट इज इक्वल, सो दिस लाइन इक्वल टू पैरेलल टू दिस, या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 कर दो, करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी। अब एक चीज लास्ट टॉपिक, को इंटीरियर एंगल, उससे भी प्रूफ हो सकता है। क्या, देखो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी ये एंगल को इंटीरियर कहलाएंगी। अगर पैरेलल है तो इन दोनों का सम होता है 180। प्रूफ करने का एक तरीका ये भी होता है कि ये दो लाइन प्रूफ करनी हो, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये कहलाता है को इंटीरियर। इन दोनों एंगल का सम 180 आ जाए तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये वाला एंगल ऊपरी फिगर में 4 था और ये 5 था, तो 4 5 ही दे दिया। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ सेम साइड, मतलब देखो जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, मतलब ये नहीं एक इधर है एक इधर, अपोजिट साइड तो ये ट्रांसवर्सल के दोनों इधर राइट हैंड साइड की तरफ। तो सम ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल को हिंदी बोलते हैं तिरछी होती है इसलिए। अगर ये क्या हो 180 डिग्री, सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, या सो बोलते हैं सप्लीमेंट्री, है ना, देन एल पैरेलल टू एम, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ओके, समझ में आ गए। तो ये इंट्रो की पूरी वीडियो होगी, पूरा टाइम इसमें निकल गया आपको समझाने के लिए, लेकिन बहुत जरूरी था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। परपेंडिकुलर जानते हो, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो इस पर 90 डिग्री हो, है ना। एक होता है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, तो बाइसेक्ट का मतलब बाई माने 2, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसका मतलब ए सी इक्वल टू होगा बी सी। और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों में क्या अंतर है, दोनों बहुत अंतर है। ये था ए बी और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो इसके साथ ही 90 डिग्री। यहाँ देखो क्या है 60 एंगल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सी पॉइंट मिड पॉइंट होगा ए बी का, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह ये भी पॉइंट सी मान लो तो सी इज द मिड पॉइंट, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी तो है। साथ ही साथ ये चारों के चारों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ और ये हुआ ओनली बाइसेक्टर। तो बात समझ में, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में
क्लियर हो गया, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में सब यूज होने वाले हैं सब। ओके, तो बाकी तो जितना मेरी ध्यान है सब कर दिया। अगर कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम समझा देंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जितने टाइप्स के एंगल्स बताए हैं मैंने। तो एक बार आप इसको दोबारा वीडियो देखिए, चाहे 3 बार देखें 2 बार, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक तो ये कंफ्यूजन होनी चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर तो इक्वल होंगे ही होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, एक ही कंडीशन में होंगे अगर दोनों लाइन पैरेलल है। और दूसरे शब्दों में इसका रिवर्स, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों लाइन 100% पैरेलल होंगी, है ना। अल्टरनेट का मतलब समझिए एक छोड़कर एक, इंटीरियर का तो 2 लाइन के अंदर का। लाइन पैरेलल नहीं होंगी तब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, एक्सटीरियर बनेंगे। हाँ, अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर आपस में इक्वल होंगे, इतनी बात है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6A के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है और मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, मुझे बड़ा मजा आता है इसमें, है ना। और बहुत ढेर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे इसके, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, क्योंकि 9th की अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू होने वाली है ना। और जो भी, जिससे कि वो आपको मिस ना हो, बेल आइकन पुश कर दोगे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आपकी वीडियो मिस होने से बच जाएगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।